हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं उसका पूरा नियम बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखें। लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई भी टेंस का ट्रांसलेशन बनाते हैं तो सबसे पहले उस टेंस को पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देख लेते हैं। लिखा हुआ है हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं। यानी हिंदी वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, ते है अगर आता है तो वह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सहायक क्रिया दो होती है इसमें, एक डज होता है, दूसरा डू होता है। डज लगाते हैं एक वचन यानी सिंगुलर में, और सिंगुलर वाले सब्जेक्ट जो होते हैं वो होते हैं ही, सी, इट या फिर किसी का नाम किसी का भी हो, हमेशा एक वचन यानी सिंगुलर होता है। डू लगाते हैं बहुवचन कर्ता के साथ, और बहुवचन कर्ता होते हैं आई, वी, दे, यू। आई, वी, दे, यू प्लूरल नंबर्स होते हैं, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब लिखा हुआ है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम। अब देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर वाक्य हिंदी में लिखा होता है तो उसमें देखेंगे ता है, ती है, ते है अगर आएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, चलिए उसका नियम देख लेते हैं। तो समझते हैं इसको। सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। यानी अगर कोई वाक्य लिखा होता है, उस वाक्य में एक शब्द ऐसा होता है जो सब्जेक्ट होता है। फिर अफर्मेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया डज डू का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर मेन वर्ब लिखते हैं। मेन वर्ब की पहचान होती है वाक्य के जिस शब्द में किसी कार्य का होना पाया जाए। फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पहचान होती है क्या या किसी से प्रश्न पूछने पर। फिर लिखते हैं अदर। अदर का मतलब होता है अन्य। अन्य का ट्रांसलेशन हमेशा उल्टा यानी पीछे से ट्रांसलेशन इसका बनाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसका ट्रांसलेशन समझते हैं। तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है वह एक पत्र लिखता है। सबसे पहले वाक्य को पहचानते हैं। अंत में क्या आया है, ता है। इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की पहचान होती है कौन या किसने से प्रश्न पूछने पर। तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, वह एक पत्र लिखता है। कौन से प्रश्न करेंगे, कौन एक पत्र लिखता है, तो उत्तर आया वह, और वह की अंग्रेजी होती है ही लिख दिए। सब्जेक्ट अफर्मेटिव का सब्जेक्ट लिख दिए। फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं, अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं लगाते हैं। फिर आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब की पहचान होती है वाक्य के जिस शब्द में किसी कार्य का होना पाया जाए। तो देख लेते हैं, वह तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। एक में कोई कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है। पत्र में कोई कार्य हो रहा है, नहीं होता है। लिखने में कोई कार्य हो रहा है, लिखने में कार्य जरूर होता है। और लिखने की अंग्रेजी होती है राइट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट
जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन का होता है यानी सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे राइट लिखा हुआ है तो यहाँ पे एस जोड़ देंगे। अब आपको ये बता दें कि एस कब जोड़ते हैं और ईएस कब जोड़ते हैं। जब किसी वाक्य में मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होता है, मुख्य क्रिया वाले शब्द होते हैं, उसका आखिरी अक्षर अगर ओ, एच या एस आ जाए तो उसमें ईएस जोड़ देते हैं। ईएस जोड़ देते हैं। जैसे अगर मेन वर्ब गो होता है तो गो में एस नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। जब गो आता है तो गो का आखिरी अक्षर ओ है, इसमें ईएस जोड़ देंगे, ठीक है। उसी तरह अगर हम फिनिश लिखते हैं, ये भी एक मेन वर्ब है, फिनिश ऐसे लिखते हैं और इसका आखिरी अक्षर आया है एच, तो एच आया है तो उसमें ईएस जोड़ देंगे। तो ओ एच एस अगर मेन वर्ब में ये 3 अक्षर आते हैं तो उसमें ईएस जोड़ेंगे, बाकी सब में एस जोड़ते हैं। यहाँ पे आखिरी अक्षर ई आया था तो इसलिए यहाँ पे एस जोड़ दिया गया। तो इतना ध्यान में रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि कर्ता एक वचन का हो तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो ही हो गया, राइट्स हो गया, यानी हमने सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना था, मेन वर्ब लिख दिया। अब हमको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पहचान क्या या किसे से प्रश्न पूछने पर होती है। चलिए हम क्या से प्रश्न करते हैं। वह एक पत्र लिखता है, हम क्या से प्रश्न करेंगे, वह क्या लिखता है, तो उत्तर आया एक पत्र। ये बन गया ट्रांसलेशन, अफर्मेटिव सेंटेंस। ही राइट्स ए लेटर। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, तुम झूठ बोलते हो। तुम झूठ बोलते हो, सबसे पहले ट्रांसलेशन जब अफर्मेटिव का बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, कौन से प्रश्न करेंगे, कौन झूठ बोलता है, तो उत्तर आया तुम। यहां पे यू लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब हमको लिखना नहीं है, मेन वर्ब लिखना है, और मेन वर्ब की पहचान होती है वाक्य के जिस शब्द में किसी कार्य का होना पाया जाए। तो तुम तो हो गया सब्जेक्ट, झूठ में कोई कार्य होता नहीं है, लेकिन जब बोलते हैं, ठीक है, जब बोलेंगे तो उसमें कार्य होगा, और बोलने की अंग्रेजी होती है टेल। यहां पे एस या ईएस लगा दिया गया था, क्यों, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट एक वचन का था। लेकिन यहां पे एस या ईएस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यू जो है वो बहुवचन करता है, इसलिए यहां पे टेल में एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब मेन वर्ब हो गया। अब लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तुम झूठ बोलते हो, ऑब्जेक्ट की पहचान क्या या किसे से प्रश्न पूछने पर होती है, क्या से प्रश्न करेंगे, तुम क्या बोलते हो, तो उत्तर आया झूठ, और झूठ की अंग्रेजी होती है ए लाई। यू टेल ए लाई। तीसरा है सूर्य पूरब में निकलता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन पूरब में निकलता है, तो उत्तर आया सूर्य। सूर्य की अंग्रेजी होती है द सन। द सन लिखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब अब देखेंगे किस शब्द में कार्य हो रहा है, सूर्य तो सब्जेक्ट हो गया, पूरब में कोई कार्य नहीं होता, में इसमें भी कार्य नहीं हो रहा है, निकलना, निकलने में कार्य होता है, और निकलने की अंग्रेजी होती है राइज, और राइज में एस जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि द सन जो है, सूर्य जो है दुनिया में एक ही है, इसलिए वो एक वचन है, द सन राइजेस, ठीक है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट, इस वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हम क्या से प्रश्न करेंगे और किसे से प्रश्न करेंगे तो इसमें कोई उत्तर नहीं आएगा। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसके बाद क्या आता है, अदर। अदर को हिंदी में कहते हैं अन्य, और अन्य का ट्रांसलेशन हमेशा उल्टा बनाते हैं। तो क्या बच गया है, पूरब में, तो उल्टा बनाएंगे। सबसे पहले में की अंग्रेजी लिखेंगे इन, और पूरब का द ईस्ट। ये हो गया ट्रांसलेशन। अब लिखा हुआ है आज किसान खेत जोतता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आज कौन खेत जोतता है, तो उत्तर आया किसान। कौन से प्रश्न करने पर सब्जेक्ट का पता चलता है, किसान
लिख देंगे द फार्मर। द फार्मर लिखने के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है, मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब है हमारा जोतना। यही एक ऐसा शब्द है जिसमें कार्य हो रहा है। और मुख्य क्रिया को पहचानना यानी मेन वर्ब को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका जो है ये हिंदी वाक्य के अंत में आता है। मेन वर्ब हमेशा हिंदी वाक्य के अंत में आएगा। जोतना, जोतने की अंग्रेजी होती है प्लो। अब ये एच पे आके समाप्त हो गया, इसलिए इसमें ईएस जोड़ेंगे। फार्मर सिंगुलर था, एक वचन था, इसलिए एस जोड़ना था, तो एच पे आके समाप्त हुआ, इसलिए यहाँ पे ईएस जोड़ेंगे। ओ एच एस पे आके जब समाप्त होता है तो इसमें ईएस जोड़ देते हैं, प्लोज। अब लिखना है ऑब्जेक्ट। किसान क्या जोतता है? ऑब्जेक्ट की पहचान क्या या किसी से प्रश्न पूछने पर किसान क्या जोतता है तो उत्तर आया खेत। ये ऑब्जेक्ट हो गया द फील्ड। अब क्या बच गया? आज। आज की अंग्रेजी होती है टुडे। आज की अंग्रेजी टुडे होती है। ठीक है, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जो है इसका निगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं। चलिए इसका निगेटिव समझ लेंगे। इसका नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? इसका जो है नियम लिखा हुआ। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, नॉट लगाते हैं, मेन वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अदर लिखते हैं। वह एक पत्र नहीं लिखता है। निगेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका जो है उसमें नहीं आ जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा वह है, वह की अंग्रेजी ही लिखेंगे। और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? दो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एक होता है, एक डज होता है, दूसरा डू होता है। डज एक वचनकर्ता के साथ लगाते हैं, इसलिए ही जो है वो सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहां पे डज लगाएंगे। अब नॉट लिखना है, नॉट लिख देंगे। मेन वर्ब लिखना है, मेन वर्ब हमेशा हिंदी वाक्य के अंत में आता है, राइट। अच्छा, इसमें ईएस इसलिए नहीं लगाएंगे, एस या ईएस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि एस या ईएस सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाते हैं। इसमें राइट का राइट्स नहीं लिखेंगे। अब आया एक पत्र। एक पत्र, ए लेटर। इसी नियम से ट्रांसलेशन बनाया गया है। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, तुम झूठ नहीं बोलते हो। इसका होगा, कौन झूठ नहीं बोलता है तो उत्तर आया तुम। तुम की अंग्रेजी हो गई यू। सब्जेक्ट लिख दिए। अब हेल्पिंग वर्ब लिखना है। यू प्लूरल नंबर है, इसलिए यहां पे हम डू का प्रयोग करेंगे, यू डू। फिर नॉट लगाना है, नॉट लगा देंगे। फिर मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब है हमारा बोलना, इसी में जो है कार्य हो रहा है। बोलने की अंग्रेजी टेल हो गई। अब झूठ, झूठ की अंग्रेजी ए लाई। ये हो गया ट्रांसलेशन, बहुत आसान है। इसी पैटर्न पर ट्रांसलेशन बनेगा। सूर्य पूरब में नहीं निकलता है। कौन पूरब में नहीं निकलता है? सूर्य। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी द सन। द सन डज नॉट। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डज क्योंकि सन जो है एक वचन है, नॉट लगाएंगे। मेन वर्ब निकलना, निकलना राइज होती है, राइजेस नहीं लिखेंगे, सिर्फ राइज लिखेंगे। मे इन पूरब, द ईस्ट। ये हो गया ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं। जैसे अगर हम ये लिखें, क्या किसान खेत जोतता है? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या किसान खेत जोतता है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, लेकिन सब्जेक्ट हम देख लेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी हिसाब से हेल्पिंग वर्ब डज या डू का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेंगे। किसान एक वचन करता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहां पे हम लिखेंगे
डज। क्या किएंगे जी, यहाँ पे वाट का प्रयोग नहीं करेंगे, डज लिखेंगे। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है द फार्मर। मेन वर्ब हमेशा अंत में आता है हिंदी वाक्य की, प्लो। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या जो होता है, खेत, द फील्ड। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन बनाने का नियम, जिसमें आपको अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया गया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।